छोटी चिड़िया अंडे देने वाली थी। वो अपने घोंसले में बैठी हुई थी। मौसम तो बहुत खराब होता जा रहा है, ऊपर से मैं अंडे देने वाली हूँ। इस छोटे से घोंसले में इतनी जगह नहीं कि मैं इसमें अपने अंडे रख सकूँ। मुझे अपने और अपने बच्चों के लिए एक बड़ा घोंसला बना लेना चाहिए। इतना कहकर रानी चिड़िया अपने लिए नया घोंसला बनाने निकल पड़ती है। चिड़िया के साथ वाले पेड़ पर दो सफेद कौवे रहा करते थे। वो हर समय चिड़िया को तंग करते रहते। गौरी जी, बारिश भी आने वाली है, मगर हमारे पास तो पक्का घोंसला भी नहीं। गौरी, चिंता करने की क्या बात है? वो सामने पेड़ पर चिड़िया का घर है ना। अभी अभी वो चिड़िया घास लेने गई है और जैसे ही वो घास लेकर वापस आती है, हम उससे वो घास छीन लेंगे। इधर रानी चिड़िया भी कुछ सूखी घास लेकर अपने घर को वापस आ जाती है। चिड़िया अपना नया घर बनाने की तैयारी में लगी हुई थी। मुझे अपना नया घोंसला बनाने में कुछ दिन तो लग ही जाएंगे, मगर कोई बात नहीं, मैं इससे बड़ा घोंसला बना ही लूंगी। मगर इतने में वहाँ पर वो सफेद कौवे भी पहुँच जाते हैं। उन सफेद कौवों को देखकर रानी चिड़िया डर जाती है, क्योंकि वो उसे हमेशा ही तकलीफ पहुँचाते थे। अच्छा हुआ चिड़िया तुम ये घास ले आई। लाओ अब ये घास मुझे दे दो ताकि हम इससे अपना नया घोंसला बना सकें। जालिम कौवा, तुमने तो मेरा जीना ही मुश्किल कर दिया है। जब तक मुझे तंग ना करो, तुम्हें तो आराम ही नहीं मिलता। वो चिड़िया की एक नहीं सुनते और सारा घास छीन कर ले जाते हैं। रानी चिड़िया उन्हें देखते ही रह जाती है। ये कौवे कभी पास नहीं आएंगे, इनसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती। मगर अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, क्योंकि कल जब मेरे बच्चे होंगे तो ये दोनों कौवे उनको भी ऐसे ही तंग करेंगे और मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। फिर ऐसे मौसम में चिड़िया बेचारी अपने लिए सुरक्षित ठिकाना ढूंढने निकल पड़ती है। उड़ते उड़ते वो एक जगह पर आकर रुक जाती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने लिए कहाँ पर घर बनाऊं। वो अभी इतना कहती ही है कि सामने पेड़ की खोखर में से एक बहुत ही खतरनाक सांप निकलकर चिड़िया की तरफ बढ़ता है। मगर रानी चिड़िया अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। उड़ते उड़ते आकर चिड़िया एक नदी किनारे बैठ जाती है। शुक्र है जान बची, वरना वो सांप तो आज मुझे खा ही जाता। मगर अभी तक मुझे अपने रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं मिली। बुरा हो उन कौवों का जिन्होंने मुझे अपने घर से बेघर कर दिया। रानी चिड़िया इसी चिंता में थी कि वहाँ पर उड़ते हुए एक तितली आ जाती है। चिड़िया, क्या हुआ? क्या कोई परेशानी है? तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। छोटी सी तितली की ये बात सुनकर रानी चिड़िया हंस पड़ती है। प्यारी तितली, तुम भी मेरी तरह छोटी और कमजोर हो, तुम भला मेरी क्या मदद करोगी? मगर फिर भी तुम अगर पूछ रही हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। फिर चिड़िया तितली को सारी बात बता देती है। बस इतनी सी बात। चिड़िया, तुम मेरे साथ आओ। तितली चिड़िया को लेकर एक ऐसी जगह पर आती है जहाँ पर फूलों से बना एक बहुत ही सुंदर घर था। अरे, ये इतना बड़ा और सुंदर घर किसका है? चिड़िया, ये घर मेरा है, मगर आज के बाद ये घर तुम्हारा है। इस घर में तुम रहोगी। इतना कहकर वो तितली रानी को उस फूल घर के अंदर ले आती है। वो घर अंदर से भी इतना ही सुंदर था जितना कि बाहर से। अरे तितली, अगर तुम्हारे इस घर में मैं रहूंगी तो फिर तुम कहाँ रहोगी? चिड़िया, आज से ये घर तुम्हारा है, क्योंकि मैं अपनी तितलियों के साथ अपने तितली देश वापस जा रही हूँ। इसीलिए जाते समय मैं ये घर तुम्हें दे रही हूँ। तितली दोस्त, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। फिर सुरीली अपनी सहेलियों के साथ तितली देश वापस चली जाती है। फिर कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। रानी चिड़िया दो प्यारे प्यारे से अंडे देती है और वो बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसके पास एक बहुत बड़ा और सुंदर घर था। वो उस घर में हंसी खुशी रहने लगती है। अरे दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
जंगल के सारे पक्षी बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि इंसान दिन ब दिन उनके जंगल में से पेड़ काटते ही जा रहे थे। दोस्तों, आप सबको तो पता ही है कि इंसान रोजाना हमारे जंगल में से बहुत से पेड़ काटते ही जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे जंगल में एक भी पेड़ नहीं बचेगा। और इतने में उड़ता हुआ कालू कौवा भी वहाँ पर पहुँच जाता है। सब पक्षियों को एक साथ जमा देखकर कालू कौवा रानी से कहता है, क्या बात है रानी, तुमने हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया है? कालू भैया, आपको तो पता ही है कि इंसानों ने हमारे जंगल में एक भी पेड़ नहीं छोड़ा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें ये जंगल छोड़ना पड़ेगा और हम सब बेघर हो जाएंगे। और हम सब यहाँ पर इसीलिए जमा हुए हैं कि हमें कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो रानी, मगर हम छोटे से पक्षी इंसानों का क्या ही बिगाड़ लेंगे। मगर ये बात तो उन्हें खुद सोचनी चाहिए कि पेड़ सिर्फ पक्षियों के लिए ही नहीं बल्कि इंसान के जीवन के लिए भी कितने जरूरी हैं। चमकीली तोती की बात सुनकर रानी चिड़िया उसे कहती है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो चमकीली बहन, मगर आजकल के इंसानों में लालच कूट कूट कर भरा है। वो चंद पैसों के लिए सारे पेड़ पौधे काट रहे हैं। वो सब तो ठीक है रानी बहन, मगर अब तुम ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। हाँ कालू भैया, हम इसीलिए तो यहाँ पर जमा हुए हैं। मेरे जहन में एक आइडिया है। हम जंगल के बीच में रहने वाली बूढ़ी चिड़िया के पास चलते हैं। वो जंगल की सबसे बूढ़ी और बुद्धिमान चिड़िया है। वो हमें इस मसले का कोई ना कोई हल बता ही देंगी। ठीक है रानी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अभी ही हम उस बूढ़ी चिड़िया के पास चलते हैं और उनसे मदद मांग लेते हैं। इतना कहकर वो सब दोस्त बूढ़ी चिड़िया के घर की तरफ चल पड़ते हैं। बूढ़ी चिड़िया का जंगल के बीचों बीच बहुत ही खूबसूरत सा घर था। पक्षियों की आवाज सुनते ही बूढ़ी चिड़िया अपने घर का दरवाजा खोल देती है। बूढ़ी माँ जी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? हमें आपकी मदद की जरूरत है। क्या बात है बच्चों, तुम सब कुछ परेशान लग रहे हो, तुम अंदर आ सकते हो। इसके बाद वो बूढ़ी चिड़िया उन सब पक्षियों को अपने घर के अंदर ले आती है। बूढ़ी चिड़िया का खूबसूरत घर देखकर सारे पक्षी बहुत हैरान हो जाते हैं। माँ जी, क्योंकि आप जंगल की सबसे बूढ़ी चिड़िया हैं, इसलिए हम आपसे कुछ सलाह करने आए हैं। बोलो बेटा, क्या बात है, तुम सबको क्या परेशानी है? वो माँ जी, बात दरअसल ये है कि कुछ लालची इंसान हमारे जंगल में से सारे पेड़ काट रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब पक्षी बेघर हो जाएंगे। तो मजबूरन हमें ये जंगल छोड़ना पड़ेगा, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। बेटा, जंगल छोड़कर जाना तो मसले का कोई हल नहीं। इंसान तो अपनी जरूरतों के लिए हमेशा से ही पेड़ काटते आए हैं, मगर उन्हें ये चाहिए कि जो पेड़ वो काटते हैं उनकी जगह दूसरे पेड़ लगाएं। इससे हमारी जमीन पर कभी पेड़ों की कमी नहीं होगी। मगर इंसान बहुत सुस्त होते जा रहे हैं। वो पेड़ काट तो लेते हैं मगर उनकी जगह नए पेड़ नहीं लगाते, जिससे हमारी जमीन पर आलूदगी बढ़ती ही जा रही है। मगर माँ जी, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो बेटा, मैं सुबह ही तुम्हें कुछ बीज दूंगी, जिसे ले जाकर तुम अपने जंगल में लगा देना और उनकी खूब खिदमत करना। वो कुछ समय में ही बहुत बड़े पेड़ बन जाएंगे और हमेशा ही ऐसा करते रहना, जिससे तुम्हारे जंगल में पेड़ों की कमी नहीं होगी। माँ जी, जिन पेड़ों पर हमारे घर थे वो सब पेड़ कट चुके हैं और अब हमारे पास कोई घर नहीं। हमारे लगाए हुए पेड़ जब तक बड़े होंगे तब तक हम कहाँ रहेंगे। तुम फिक्र मत करो, इसका भी मेरे पास हल है। मैं तुम्हें कुछ बीज दूंगी, वो जाकर तुम जमीन में लगा देना और फिर तुम्हें तुम्हारा घर मिल जाएगा। और अगली सुबह वो सब सवेरे ही उठ जाते हैं। वो बूढ़ी चिड़िया उन्हें बोरी में कुछ बीज देती है और बूढ़ी चिड़िया उन सबको कुछ अलग अलग किस्म के बीज भी देती है। जाओ बेटा, अब जाकर ये बीज लगा देना, ऊपर वाला तुम्हारी मदद करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बूढ़ी माँ जी। और इसके बाद खुशी खुशी वो सारे पक्षी बीज लेकर अपने जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। कालू को अपनी पत्नी कल्लो नदी पर ही मिल जाती है। कालू जी, ये क्या उठा लाए हैं? ये मदद की आपकी उस बूढ़ी चिड़िया ने, हम इन्हें बेकार बीजों का क्या करेंगे? हाँ कल्लो, तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी ये बीज बेकार से लग रहे हैं, मैं इन्हें पानी में फेंक देता हूँ। उसके बाद कालू वो बीज उठाकर नदी में फेंक देता है।
और इधर रानी उस बुढ़िया के दिए हुए बीजों को एक गड्ढे में डाल देती है और अचानक ही रोशनी सी चमकने लगती है और देखते ही देखते उन बीजों में से एक बहुत बड़ा गाजर का घर बन जाता है। अरे वाह, इतना बड़ा सुंदर गाजर घर, ये तो बहुत ही सुंदर है। और इधर डोली के बीजों में से एक अनार घर बन जाता है और इसी तरह चमकीली को भी उन बीजों में से एक बैंगन का बहुत ही खूबसूरत घर मिलता है। रात को अचानक ही जंगल में बहुत तेज बारिश हो जाती है क्योंकि जंगल में सूखे पेड़ों के अलावा और कोई पेड़ न था, इसीलिए वो दोनों पति पत्नी बारिश में बुरी तरह भीग जाते हैं। कालू जी, अब क्या करें, हमारे पास तो कोई घर भी नहीं, इस बारिश में भीगते रहे तो हम बीमार हो जाएंगे। कल्लो, काश वो बीज हम पानी में न फेंकते तो आज हमारा भी कोई न कोई घर होता। ऐसा करते हैं, हम रानी के पास चलते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेगी। इतना कहकर कालू और कल्लो दोनों रानी के गाजर घर के पास आते हैं। कालू भैया, आप दोनों इस बारिश में यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रानी बहन, सब बताता हूँ, जरा हमें घर के अंदर तो आने दो, हम दोनों बारिश में बुरी तरह भीग चुके हैं। इसके बाद रानी चिड़िया दोनों को अपने घर के अंदर ले आती है। कालू भैया, बूढ़ी माँ के बीजों में से आपने भी तो घर बनाया होगा, फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? नहीं रानी बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने बूढ़ी माँ की बातों का विश्वास न करके वो बीज पानी में फेंक दिए। अब मेरा कोई घर नहीं। कालू कौवे की बात सुनकर रानी चिड़िया को बहुत दुख होता है और वो कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, ये तो बहुत बुरा हुआ, मगर कोई बात नहीं, जब तक हमारे लगाए हुए पेड़ बड़े नहीं होते तब तक आप दोनों मेरे घर में ही रहें। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रानी। अब हम सब मिलकर खूब मेहनत से जंगल में पेड़ लगाएंगे। और इसके बाद सबने बड़ी मेहनत से जंगल में पेड़ लगाना शुरू कर दिए। रानी और दूसरे पक्षियों के साथ साथ कल्लो और कालू भी मिलकर खूब मेहनत करते और कुछ अरसा इसी तरह ही बीत जाता है। यूं ही उन सब की मेहनत रंग लाती है और उनका जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है। देखा रानी, हमारी मेहनत रंग ले आई, और अगर हम मायूस हो जाते तो हम दोबारा से अपने जंगल को यूं हरा भरा ना कर पाते। हाँ चमकीली, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पेड़ सिर्फ पक्षियों के लिए नहीं बल्कि इंसानों के लिए भी बहुत जरूरी है। इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम सब मिलजुल कर पेड़ लगाएं।